दिल्ली में यूपी बीजेपी की बैठक चल रही है। इस बैठक पर यूपी के बीजेपी कार्यकर्ताओं की निगाहें भी टिकी हुई हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी इसे क्लोजली वॉच कर रही है, क्योंकि इसी बैठक में तय होगा कि उपचुनाव में बीजेपी का प्रत्याशी कौन होगा, मुद्दे क्या होंगे, ये बैठक कितनी जरूरी है। ऐसा समझिए कि जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ इसमें योगी समेत यूपी बीजेपी की पूरी लीडरशिप मौजूद है। यूपी बीजेपी की बैठक का एजेंडा क्या है, क्या इसका बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से भी कोई कनेक्शन है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में जानिए। योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए, क्या प्लान लेकर आए? महंत जी की तैयारी आगे की है, लेकिन कितने आगे की है? बीजेपी अध्यक्ष के घर मीटिंग, योगी का नेतृत्व सबको मंजूर। यूपी बीजेपी की पूरी लीडरशिप दिल्ली मीटिंग में मौजूद है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल शामिल हुए। जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री के साथ यूपी के नेताओं की बैठक का एजेंडा यूपी में 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव है। चुनाव आयोग ने अभी इलेक्शन की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन बीजेपी अपनी तैयारियों को टॉप से लेकर बॉटम तक परख रही है। हरियाणा में जीत के बाद जो मोमेंटम बना है, उसका पहला टेस्ट यूपी के बाई इलेक्शन में होने वाला है। दिल्ली की बैठक में सरकार और संगठन के बीच चुनाव के दौरान बेहतर तालमेल कैसे हो, टिकट बंटवारे में लोकसभा चुनाव जैसी गलतियां न हो, चुनाव अभियान बेहतर तरीके से चले, जातीय समीकरण को समझकर पार्टी चुनाव में आगे बढ़े, नेताओं के बड़बोले बयान पर रोक लगे, इन सभी पर आखिरी फैसला दिल्ली में ही होगा। 20 अक्टूबर तक इलेक्शन कमीशन उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है, इसलिए दिल्ली में यूपी बीजेपी का यह फाइनल प्रेजेंटेशन है। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी खुद 9 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जबकि मीरापुर की सीट आरएलडी को दी जा सकती है। निषाद पार्टी की भी डिमांड 2 सीटों की है, लेकिन बीजेपी उनके प्रत्याशी को अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा सकती है। बीजेपी ने हर सीट पर तैयारी की है। पहले हर सीट पर करीब आधे दर्जन दावेदार थे, बाद में दावेदारों के नाम को शॉर्टलिस्ट किया गया। अब बीजेपी ने हर सीट पर 3 दावेदारों के नाम फाइनल किए हैं, यानी 9 सीटों पर बीजेपी की तरफ से 27 नाम लखनऊ से दिल्ली पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और बीजेपी की बैठक में ये रणनीति तय की जा रही है कि आखिर कौन उम्मीदवार होगा, इसके साथ किन मुद्दों के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा और किस तरीके से समीकरण को साधते हुए ज्यादा से ज्यादा सीट जीतनी है। अगर बात करें तो इन 10 सीटों में से सहयोगी दल आरएलडी के पास 1 सीट थी, जिसमें कि मीरापुर से चंदन चौहान विधायक थे। इसके अलावा निषाद पार्टी के पास कटेहरी और मझवा सीट थी, जिसमें से उन्होंने चुनाव लड़ा था। हालांकि कटेहरी में उसे हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी आज ये भी तय करेगी कि सहयोगियों को कितनी सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने के लिए देनी है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, उसके बाद पहली मर्तबा उत्तर प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व एक साथ केंद्रीय नेतृत्व के साथ मुलाकात कर रहा है और ये रणनीति तैयार कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव में मात मिली है, अब उसको उपचुनाव में कैसे जीत में तब्दील किया जाए, इसको लेकर के अब मंथन चल रहा है। देखना है कौन उम्मीदवार बनता है और किन समीकरण के साथ अब बीजेपी उपचुनाव में मैदान में उतरेगी। दिल्ली की मुहर लगते ही यूपी बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर देगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस यूपी में काफी कमजोर रहा था, इसलिए उपचुनाव में पहले योगी सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश महामंत्री संगठन ने सभी 10 सीटों पर चुनाव प्रचार एक फेज पूरा कर लिया है। योगी आदित्यनाथ के पास मिल्कीपुर और कटेहरी की जिम्मेदारी है, लेकिन योगी सभी 10 सीटों को कवर कर चुके हैं। इन सीटों पर सीएम योगी ने करीब 5,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। वहीं रोजगार मेले के जरिए 30,000 से अधिक युवाओं को रोजगार भी दिया गया है। 10 सीटों पर दंगल जीतने के लिए योगी की प्रायोरिटी में हिंदू एकता, रोजगार, महिला सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर टॉप पर है।
2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने बेरोजगारी, आरक्षण, संविधान और लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बनाया था। योगी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को उसी की पीठ पर जाकर हराना चाहते हैं। दरअसल विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का मोरल डाउन हुआ। इस बीच पार्टी हरियाणा में चुनाव जीती, लेकिन फाइट काफी क्लोज रही। ऐसे में योगी सरकार और बीजेपी संगठन पर जीत का दबाव है, इसलिए पार्टी चाहती है कि यूपी में माहौल बदलने के लिए कम से कम 8 सीटों पर कमल जरूर खिले। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने तो उपचुनाव हैं, लेकिन बीजेपी की तैयारियां देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो 2027 के विधानसभा चुनाव आ गए। दरअसल लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, इसलिए इन 10 सीट्स पर होने वाले उपचुनाव बीजेपी के लिए काफी मायने रखते हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। उपचुनाव में उम्मीदवार कौन होगा, उसके नाम की मोहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगाएंगे। साथ में ये भी तय करेंगे कि सहयोगी दलों को कितनी सीट दी जाए। उम्मीदवारों के नाम के ऐलान का जहां तक सवाल है, समाजवादी पार्टी बीजेपी से आगे है। अखिलेश यादव अब तक 6 सीट्स पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुके हैं। उपचुनाव वाली सीटों के कास्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो बीजेपी के लिए मिल्कीपुर, कटेरी, फूलपुर, मझुआ, गाजीपुर और खैर में जीतने के चांस अधिक हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट करहल, मुस्लिम बहुल सीट कुंदरकी और सीसामऊ में बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल सकती है। करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव विधायक थे। उन्होंने ये सीट 67,505 वोटों के बड़े अंतर से जीती थी। इस सीट पर 1.25 लाख से ज्यादा यादव वोटर हैं। इसके अलावा करहल पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की कर्म भूमि रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी यहाँ बेहद मजबूत है और कुंदरकी में 60% मुस्लिम वोटर हैं जो हार जीत तय करते हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ 2 सितंबर को जनसभा कर चुके हैं, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में यहाँ समाजवादी पार्टी 43,162 वोटों के मार्जिन से जीती थी। यह अंतर कम करना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। उधर सीसामऊ सीट से 3 बार के विधायक रहे इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी चुनाव लड़ रही हैं। सीसामऊ सीट पर 45% मुस्लिम मतदाता है, लेकिन पिछले चुनाव में इरफान सोलंकी की जीत का अंतर 12,266 ही रहा है। ऐसे में बीजेपी हर हाल में यह सीट समाजवादी से छीनना चाहती है। बीजेपी के टारगेट पर तो वो सभी सीटें हैं जहां उपचुनाव होने वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस मिल्कीपुर सीट पर है। लोकसभा चुनाव में फैजाबाद की सीट बीजेपी हारी तो समाजवादी पार्टी की तरफ से खूब नैरेटिव चलाया गया। अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव ने दलित सियासत का पोस्टर बॉय बना दिया। समाजवादी पार्टी की तरफ से बनाए जा रहे परसेप्शन को खत्म करने के लिए बीजेपी को यहां जीतना सबसे ज्यादा जरूरी है। मिल्कीपुर का प्रभार सीएम योगी के ऊपर है। योगी अब तक 4 बार यहां का दौरा कर चुके हैं। 2022 में अवधेश प्रसाद ने यह सीट 13,338 वोटों के मार्जिन से जीती थी, लेकिन पिछले 4 महीने में हालात बदल गए हैं। सियासी समीकरण तब्दील हो गए हैं। मिल्कीपुर में भदरसा गैंगरेप कांड और परिवारवाद को लेकर बीजेपी अटैकिंग मोड में है, तो समाजवादी पार्टी डिफेंसिव मोड में है। बीजेपी अगर ये सीट जीतती है तो समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। जिस दिन हमारा बेटा अजीत प्रसाद 50,000 वोट से जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी जमानत अगर बचा लेगी तो समझ लीजिए करिश्मा हो जाएगा। जमानत ये मीटिंग उटिंग क्या कर रहे हैं। बाई इलेक्शन की तैयारियों के मामले में समाजवादी पार्टी को बीजेपी के मुकाबले बढ़त हासिल है। पार्टी ने करहल, फूलपुर, कटेरी, मंझुआ, मिल्कीपुर और सीसामऊ पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव ने करहल से तेज प्रताप यादव, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद, मझुआ से पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी ज्योति बिंद, कटेरी से लालजी वर्मा की पत्नी शुभावती वर्मा और सीसामऊ से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को उतारा है। समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। उपचुनाव को लेके हमारी तैयारी भारतीय जनता पार्टी से कहीं आगे है। हम अपने प्रभारी घोषित कर चुके हैं, प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। लोगों के बीच में समाजवादी पार्टी है, जनता के मुद्दे उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी अभी दिल्ली लखनऊ का झगड़ा सुलझा रही है।
जो उनकी आपसी खींचतान है उसको सुलझा रही है। जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी से उठ गया है। अब मीटिंग चाहे दिल्ली में कीजिए या लखनऊ में कीजिए, उससे जनता पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साफ होने जा रही है। फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी को छोड़ दे तो बाकी पांचों प्रत्याशियों का पहले से ही सियासी कनेक्शन है। सभी राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए हैं। बीजेपी उपचुनाव में इसे मुद्दा बनाने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव से अखिलेश यादव पीडीए का नारा बुलंद कर रहे हैं। बीजेपी अखिलेश के पीडीए का मतलब परिवार बताने की रणनीति पर काम कर रही है। हालांकि यह तय है कि उपचुनाव की लड़ाई भी लोकसभा इलेक्शन की तरह ही होगी। अखिलेश यादव ने अभी तक जो 6 टिकट बांटे हैं उनमें पीडीए फॉर्मेशन नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी ने 3 ओबीसी, 1 दलित और 1 मुस्लिम को टिकट दिया है। सिर्फ समाजवादी पार्टी या बीजेपी ही उपचुनाव को लेकर एक्शन मोड में नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने अपने 5 उम्मीदवार उतार दिए हैं। मायावती ने मीरापुर से शाह नजर, मिल्कीपुर से राम गोपाल, मजवा से दीपू तिवारी, कटहरी से अमित वर्मा और फूलपुर से शिवबरन पासी को टिकट दिया है। 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव बेहद खास है। लंबे समय बाद बीएसपी बाई इलेक्शन लड़ रही है तो आजाद समाज पार्टी भी दलित वोट हासिल करने में जुटी है। उपचुनाव में दलित वोटर सबसे इम्पैक्टफुल फैक्टर होंगे। लोकसभा चुनाव में दलित वोटों का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो गया था, लेकिन बीजेपी, मायावती और दलित सियासत के नए सुरमा चंद्रशेखर इस वोट बैंक को वापस अपनी तरफ लाना चाहते हैं। मुझे बड़े कड़वे शब्दों में कहना पड़ेगा, बहुत पीड़ा के साथ, कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के राज में दलितों की जो जान है वो दाल से भी ज़्यादा सस्ती हो गई। वो पुलिस कस्टडी में मारे जाते हैं, वो पुलिस की लाठियों से मारे जाते हैं, वो मूछें रखने पे मारे जाते हैं, वो घोड़ी पे बैठने मारे जाते हैं। मुख्यमंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिए। आप वो कटेंगे बटेंगे नारा देने वाले कि बटेंगे तो कटेंगे, आज क्यों उनको लखनऊ में इस परिवार का दर्द नहीं महसूस हो रहा? क्यों नहीं आए वो यहाँ? योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हो और चर्चा सिर्फ यूपी की सियासत की हो, यह संभव नहीं। बीजेपी को अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश है। मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बढ़ा हुआ कार्यकाल जून में खत्म हो चुका है और वो मोदी कैबिनेट में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में दिसंबर के पहले बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है। योगी जब अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले तो मंथन नए अध्यक्ष के नाम पर भी हुआ। योगी आदित्यनाथ लखनऊ में हो या गोरखपुर में, हर जगह वो आम लोगों से मिलते हैं, उनकी परेशानियां सुनते हैं। दिल्ली पहुंचने से पहले गोरखपुर में थे, जहां जनता दरबार में वो 300 फरियादियों से मिले, उनकी समस्याएं सुनी और वहीं पर उसके समाधान के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। जनता दरबार में योगी ने अधिकारियों को 2 टूक हिदायत दी कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को उजाड़ने वाले किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाए। लोगों को सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का फायदा मिले। कहाँ से क्या मामला? एक ही मामला है सब, क्या अलग अलग? अरे बैठ जाइए, अपने पास बताओ ना क्या मामला है। हाँ, मामला क्या है? जिसको देखेंगे जो खुशी न करते, अब उनका रास्ता कौन कौन कर दिया, जो रास्ता खुल रहा है एकदम रास्ता खुला है। कहाँ से एक का मामला, आप बताएं कहाँ से है, क्या हो गया? बच्चे कितने हैं? तो बच्चे क्या, कौन कहाँ क्या करते हैं?